आज की इस वीडियो में क्लास 12 इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए मॉडल पेपर से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। मॉडल पेपर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर को आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो भी स्टूडेंट इस बार 2025 में पेपर देंगे 100% पक्का ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मॉडल पेपर से लिया गया है। जिन भी स्टूडेंट का टारगेट है 100 में से 95% लेकर आना इकोनॉमिक्स में, तो आज के इस वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को एक लोगों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे। जिस तरह से आपके पेपर में सारे क्वेश्चंस होते हैं, सेम इसी प्रकार से इस वीडियो में भी सारे क्वेश्चंस मॉडल पेपर से रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि केवल कुछ बड़े, देखिए केवल कुछ बड़े विक्रेता इसकी विशेषता है। यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर ये है इकोनॉमिक्स में कि केवल कुछ बड़े विक्रेता इसकी विशेषता है। क्या है? ए ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, बी एकाधिकार प्रतियोगिता, इनमें से कोई नहीं, या सी अल्पाधिकार। तो पहले नंबर क्वेश्चंस का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस तरह से इसमें दिया हुआ है। आपको सही विकल्प यानी जो भी प्रश्न का सही उत्तर होगा उसी को कॉपी में लिखना रहेगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, डी और एस से सामंजस्य नहीं रहने पर क्या होता है। अब सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा तो समझा देता हूँ। देखिए, डी का अर्थ होता है, देखिए स्टैंड फॉर डिमांड। क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंड फॉर डिमांड इकोनॉमिक्स के भाषा में। और एस का एक प्रकार से अर्थ होता है स्टैंड फॉर सप्लाई। ठीक है, इसका होता है डिमांड, इसका होता है सप्लाई। हिंदी में कहे तो बाबू मांग के लिए खड़े रहना ये होता है, और आपूर्ति के लिए खड़े रहना। ठीक है, खड़े रहे, आपूर्ति के लिए खड़े रहे या मांग के लिए, तो दोनों में समझ में आ गया। पहले प्रश्न को आपको समझ में आ गया। तो नहीं रहने पर क्या होता है, तो नहीं रहने पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए संघर्षात्मक बेरोजगारी, यानी दूसरे नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, उपयोगिता मापन का क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया। उपयोगिता मापन का बात हो रहा है, इसके क्रमवाचक दृष्टिकोण को किसने प्रतिपादित किया। ए मार्शल, बी हिक्स, सी सैमुएल्सन या डी पिगू। तो तीसरे नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, हिक्स हो जाएंगे इसके बिल्कुल सही विकल्प। ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर रोज लाते रहते हैं आप सभी के लिए, और आपकी तैयारी भी मैं ज़बरदस्त इस टाइम करा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक ही सेकेंड लगेगा, कर लीजिएगा यार। 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में शामिल होती हैं। अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में शामिल क्या होते हैं? बेसिकली क्रॉकरी हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर या ये सभी, या वातानुकूलित। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का आपका क्रॉकरी हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर कि वस्तु, देखिए वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार की लागत का उदाहरण है। भैया वस्तु एवं सेवा कर जो उदाहरण है ये बेसिकली किस प्रकार का उदाहरण है। इनमें से आपका डी हो जाएगा परिवर्तनशील लागत, ये हो जाएगा। और किसका उदाहरण है? ये आपका इसका वस्तु एवं सेवा कर का ये उदाहरण है परिवर्तनशील लागत। तो 5 नंबर का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से स्क्रीन पर देख सकते हैं 6 नंबर, समान उत्पाद। क्या है? समान उत्पाद इसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है? केवल पूर्ण प्रतियोगिता की, केवल पूर्ण अल्पाधिकार की, ए ओ वी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर का सी हो जाएगा, यानी केवल पूर्ण प्रतियोगिता और केवल पूर्ण अल्पाधिकार ये दोनों की विशेषता है। लेकिन इनमें से टिक लगाइएगा सी वाले पर, क्योंकि ए और वी दोनों होगा तो दोनों पर सी पर आपको टिक लगाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन से स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, थोड़ा मैं आपको दिखा दूं। हाँ, ये आप देखिए, पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में क्या होगा भैया? वृद्धि होगी। इनमें से नहीं होगा, कमी होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया, कमी होगा। क्या है? पूर्ति के बढ़ने पर क्या होगा भैया? कमी होगा। तो 7 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मुद्रा के कार्य हैं। अरे भैया मुद्रा आप लोगों को पता होगा, डॉलर होता है, रुपए होते हैं, यूरो होता है, फिर रशियन एक प्रकार से रिबन होता है, और जो है श्रीलंका में भी कोई वो चलता है, मतलब एक प्रकार से। कमेंट में बताइएगा श्रीलंका में कौन सा पैसे या रुपया चलता है, वहाँ की करेंसी क्या है, आप ये बताइए। मुद्रा के जो कार्य हैं वो आपका ये सभी हो जाएगा, यानी विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, यानी इनमें से तीनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीमांत तुष्टिगुण हास नियम की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई है। भैया सीमांत तुष्टिगुण है और इसके हास नियम की जो विस्तृत व्याख्या है ये बेसिकली मार्शल के द्वारा की गई है, यानी 9 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको भी पता होगा बोर्ड एग्जाम में चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, यानी मान लीजिए शिक्षा शास्त्र में ही 5 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में आपके 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 10 मिलाकर हमारा 10 इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है, जिस तरह से पेपर में होता है। तो देखिए, यदि वस्तु X की कीमत गिरने से वस्तु की वायु की मांग बढ़ती है तो दोनों वस्तुएं परस्पर हैं। क्या है भैया दोनों वस्तुएं? ये पूरक कहलाएंगी। तो 10 नंबर का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारा आ चुका है स्टूडेंट क्लास 12 इकोनॉमिक्स के 8 महत्वपूर्ण अतिलघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। जिस तरह से पेपर में होता है सेम उसी प्रकार से मैं सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं क्या फालतू क्वेश्चंस को इस वीडियो में लेकर आ रहा हूं। काफ़ी रिसर्च से ये वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को प्लीज़ फॉलो कीजिए। एक प्रकार से वीडियो को फॉलो करने का अर्थ है कि बताए गए सारे प्रश्नों को लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, टिक लगा लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तभी मैंने इस वीडियो में इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तृतीय विनिमय दर से क्या समझते हैं, या इससे क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ बताइए। ऐसे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर यही रहेगा। देखिए, तृतीय विनिमय दर प्रणाली से अभिप्राय उस प्रणाली से है जो, यहाँ पर देखिए, जो है बाजार की मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। इसे यहाँ पर देखिए, इसे नम्न या स्वतंत्र विनिमय दर कहते हैं। इसे नम्न या स्वतंत्र विनिमय दर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तृतीय विनिमय दर है, इसका परिभाषा भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को रोककर भी सारे प्रश्न का उत्तर समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सकल प्राथमिक घाटा से क्या तात्पर्य है। तो जो सकल प्राथमिक घाटा है इससे तात्पर्य है, उत्तर देखिए कि प्राथमिक घाटे से तात्पर्य चालू वर्ष के राजकोषीय, जो चालू वर्ष है इसके राजकोषीय घाटे और पिछले उधार पर ब्याज भुगतान के बीच अंतर से है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, ब्याज भुगतान। तो ये सकल प्राथमिक घाटा से अभिप्राय है या तात्पर्य है, यानी तात्पर्य पूछा जा सकता है, अभिप्राय यानी सेम वही होता है, बस एग्जामिनर आपके प्रश्नों को थोड़ा घुमा फिराकर डिफरेंस दे देता है ताकि आप क्या है उसमें बाझ जाएं। बाझने का अर्थ होता है कि आप उसमें क्या है उलझ जाएं। ठीक है, उलझ जाएंगे तो आप एक घबरा जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से नहीं दे पाएंगे। बाकी आपने जो भी याद किया है, जैसे सकल प्राथमिक घाटा से आप क्या समझते हैं, तो यही परिभाषा का आंसर होगा, यानी इसी का आंसर होगा। आपने याद किया है और सभी में यही बैठ जाएगा आपका तात्पर्य, अर्थ, आशय। ठीक है, इसमें बैठ जाएगा। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर यहाँ पर मैंने दे दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, उपभोग। देखिए, उपभोग प्रवृत्ति की 5 विशेषताएं बताइए। हमें यहाँ पर 5 विशेषताएं बताना है। 3 नंबर का आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न खासकर पेपर में पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के। तो उत्तर देखिए, उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं निम्न है। विशेषताएं क्या है? निम्न है। सबसे पहला है, ये वास्तविक उपभोग व्यय का प्रतिनिधित्व करती है। भैया जो ये वास्तविक उपभोग है इसके प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा है, अल्पकाल में स्थिर रहती है। भैया अल्पकाल में स्थिर भी रहती है क्योंकि लोगों की आदत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। भैया जो लोगों की आदत है इसमें कोई भी विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है।
तीसरा है शून्य आय स्तर पर, जो शून्य आय स्तर पर उपभोग सदैव धनात्मक रहता है, ये भी है इसमें। चौथा है उपभोग प्रवृत्ति वक्र की तुलना मांग वक्र से ही की जा सकती है, ये भी है इसमें। और 5 नंबर है आय के स्तर तथा उपभोग के बीच सीधा संबंध रहता है। भैया सीधा संबंध रहता है, तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि उपभोग प्रवृत्ति की 5 विशेषताएं बताइए, ये हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। ठीक है, 5 विशेषताओं के बारे में मैंने पूरा आंसर देने का प्रयत्न किया है और पूरा आंसर भी है। इतना लिख देंगे 3 नंबर आपका कोई भी नहीं काटेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला है 4 नंबर क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का कि प्राथमिक तथा गौण, यहाँ पर देखिए जो प्राथमिक तथा गौण जमाएं क्या है इनके बारे में बताइए। ठीक है, प्राथमिक तथा गौण जमाएं क्या है इसके बारे में हमें बता देना है। तो देखिए प्राथमिक जमाएं के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। प्राथमिक जमाओं से तात्पर्य लोगों द्वारा बैंकों में की गई नगद जमा से है। ठीक है, यानी बैंकों में जो भी जमा की गई राशि है उससे होता है प्राथमिक जमाएं। अब यहाँ पर बात की जा रही है गौण जमाएं। ये क्या होती है? ऐसी जमाएं जिनकी उत्पत्ति लोगों को ऋण देते समय, लोगों को क्या है ऋण देते समय होती है, इन्हें व्युत्पन्न जमाएं भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। जैसे प्राथमिक जमाएं में होती हैं, ठीक है, इसमें बैंकों की गई यानी बैंकों में की गई नगद जमा से है। यानी मान लीजिए कि कोई नगद जमा, जैसे मैंने गया, ठीक है, बैंक में मुझे 50,000 रुपये जमा करने, तो वो नगद जमा कहलाएगा। ये प्राथमिक जमाएं होंगी। गौण जमाएं हैं कि ऐसी जमाएं जिनकी उत्पत्ति लोगों को ऋण देते समय, यानी मान लीजिए कि बैंक लोन देता है, ठीक है, तो ये इससे उत्पन्न जमाएं भी, इसको हम गौण जमाएं कहते हैं। तो दोनों में काफ़ी अंतर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 3 नंबर का बाबू ये क्वेश्चन से आप लोगों का आंसर दे देंगे, आपको 3 नंबर एग्जामिनर बड़े प्यार से दे देगा। ठीक है, आगे मैं एक वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ आप सभी के लिए, इकोनॉमिक्स की कॉपी कैसे लिखें, इस पर बहुत डाउट रहता है आप सभी का जो हमारी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। तो इस वीडियो के लिए आप डिमांड करेंगे तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिए लाइक आएगा। वीडियो जल्द ही आपके समक्ष उपलब्ध हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा के गौण अथवा सहायक कार्य को बताइए। उत्तर देखिए, गौण अथवा सहायक कार्य, मुद्रा का ये कार्य मुद्रा के प्राथमिक कार्यों से उत्पन्न होता है, जिसके आधार पर कुछ विद्वान इसे व्युत्पादित कार्य है। क्या है व्युत्पादित कार्य? पहला है मूल्य हस्तांतरण का कार्य, दूसरा है मूल्य संचय का कार्य, तीसरा है भावी भुगतान का कार्य या स्थगित भुगतानों का आधार। ठीक है, स्थगित भुगतानों का आधार। ये है मुद्रा के गौण अथवा सहायक कार्य को बताना था, हमें बता दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, आराम से आप लोग क्या है वीडियो को स्टूडेंट स्टॉप करके यानी रोक कर, ठीक है, इस प्रश्नों को लिख लीजिए। नहीं लिखना चाहते तो इसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा दीजिए। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है इसका हमें क्या करना है, परिभाषा लेना है या परिभाषा लिखिए। तो उत्तर देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय शामिल होते हैं। भैया विदेशों से जो प्राप्त होती है शुद्ध आय, इसमें ये क्या है शामिल होती हैं। इसे भी बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। जो बाजार कीमत पर होती है इसी को बेसिकली क्या कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर, इसका आंसर मैंने दे दिया है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बाकायदा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि समष्टि, देखिए समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण दीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। समष्टि आर्थिक अध्ययन के हमें 2 उदाहरण देना है। आंसर में देखिए सबसे पहला है राष्ट्रीय आय व रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, राष्ट्रीय आय व रोजगार का सिद्धांत। इसमें देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था, क्या है प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था में रोजगार व राष्ट्रीय आय का निर्धारण शामिल है, क्योंकि यही अनैच्छिक या अनौच्छिक, यहाँ पे देखिए अनैच्छिक लिखा है, बेरोजगारी का कारण बनते हैं। भैया बेरोजगारी का क्या बनते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी का ही कारण बनते हैं।
इसमें क्या पूछा गया था कि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण दीजिए, किसकी समष्टि के हमें बताना है। तो पहला हमारा है राष्ट्रीय आय व रोजगार का सिद्धांत, इसका परिभाषा दे दिया है। दूसरा है व्यापार चक्र का सिद्धांत, ठीक है। व्यापार चक्र का सिद्धांत में देख लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापार चक्र के सिद्धांत का अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका अध्ययन भी एक प्रकार से क्या है स्टूडेंट, महत्वपूर्ण विषय है। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन था इसका भी मैंने आंसर आप लोगों को बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं प्यार से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। बाजार क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए, वाह है वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए कुछ पॉइंट के थ्रू इसका वर्गीकरण किया गया है। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही लिखिएगा 1 2 3 ऐसे, यानी नीचे करके लिखिएगा। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा स्टूडेंट, ठीक है। चैनल पर आपको यूट्यूब पर कैसा भी यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स की कॉपी कैसे लेकर आएँ, लिखें बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मैं इस चैनल पर वो वीडियो जरूर ही लेकर आऊँगा, जल्द ही लेकर आऊँगा और ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है क्षेत्र के आधार पर, दूसरा है समय के आधार पर, तीसरा है बिक्री के आधार पर, चौथा है बिक्री की मात्रा के आधार पर, पांचवा है प्रतियोगिता के आधार पर और 6 नंबर है वैधानिकता के आधार पर। क्या पूछा गया था कि वर्गीकरण कीजिए। बाजार क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करना था। तो भैया क्षेत्र भी आपका कोई अलग हो सकता है, टाइमिंग भी अलग हो सकता है कि मान लीजिए कि शाम को 3 बजे से ही बाजार लगता हो। क्षेत्र आपका जहां पर सबसे ज़्यादा बिक्री होता है। बिक्री के आधार पर बिक्री की मात्रा, यानी बिक्री की मात्रा कितनी है इसकी भी। प्रतियोगिता यानी वहाँ पर कोई कंपटीशन तो नहीं है। वैधानिकता के आधार पर, ठीक है भैया, यानी भैया रूल के हिसाब से, ना कि कोई आए वसूली करने लगे कि भैया यहाँ पर आपने क्या है दुकान लगाया है तो इसका वसूली दीजिए, हफ्ता होता है ना वही। तो 8 नंबर क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि मॉडल पेपर में होता है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। अब हम चलिए देखते हैं 6 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर को, जो कि ये 6 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 6 नंबर का एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आपका 36 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है और सहित उत्तर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय का सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, मांग वक्र दाहिनी ओर ढलवा क्यों होता है इसके बारे में बताइए। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि मांग वक्र दाहिनी ओर ढलवा क्यों होता है, इसके बारे में उत्तर देना है। तो उत्तर देखिए, सामान्य वस्तुओं का मांग वक्र निम्न कारणों से बाईं ओर से दाहिनी ओर नीचे की तरफ ढलवा होता है, ठीक है भैया। जो सामान्य वस्तुएं हैं इसका मांग वक्र नीचे कारणों से बाईं ओर से दाहिनी ओर नीचे की ओर ढलवा होता है। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले कुछ प्रभाव है, जैसे कि प्रभाव क्या कि ढलवा होने का क्या प्रभाव है। देखिए आय प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव है आय का प्रभाव। देखिए वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अनुसार वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। ये सबसे पहला आय प्रभाव हो गया। दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। इसमें क्या होता है, देखिए जब किसी वस्तु की कीमत प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत की तुलना में कम हो जाती है तब उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। ये प्रतिस्थापन प्रभाव हो गया। तीसरा है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इसमें देखिए कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। ये घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है। और चौथा है उपभोक्ता। इसमें क्या होता है कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो कई उपभोक्ता जो पहले 4 उसे पुरानी कीमत, यानी पहले 4 उसे पुरानी कीमत पर खरीद नहीं रहे थे, अब उसकी मांग करने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारा बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर कोई भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है, लेकिन यही क्वेश्चन आएगा और 6 नंबर दिलाकर आपको जाएगा। तो मांग वक्र दाहिनी ओर ढलवा क्यों होते हैं, इसके 4 कारण मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 कारण, ठीक है। आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, उपभोक्ता,
ठीक है, ये 4 कारण लिख दीजिएगा। बेसिकली देखिए इकोनॉमिक्स में आपका 150 शब्दों में लघु उत्तरीय का प्रश्न का उत्तर देना होता है, तब जाकर आपको 6 नंबर दिया जाएगा। ऐसे आपको ईजी नहीं है, कोई भी काम ईजी नहीं होता है, कोई भी कार्य ईजी नहीं होता है, सब में मेहनत करना पड़ता है। और आप मेहनती स्टूडेंट हैं, आपका भी टारगेट है 95% लेकर आना बोर्ड एग्जाम में, खासकर इकोनॉमिक्स में, तो आप ज़रूर लेकर आएंगे। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत हम आप सभी के लिए कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं और आपकी तैयारी को मैं क्या एक प्रकार से मजबूत कराने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी चाहता हूं कि आप भी 95% लेकर आएँ, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और मैंने भी पेपर दिया था इकोनॉमिक्स का, तो उसके लिए भी मैंने भी मेहनत किया था। मैं फालतू चीज़ें नहीं करता था। आज की जनरेशन में देखा जाए तो काफ़ी जो बच्चे हैं जिनका पेपर हो रहा है और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, वो इंस्टाग्राम पर क्या है रील को स्क्रॉल करते हैं 5-5 घंटे 6-6 घंटे, तो वही करते हैं। उनका स्क्रीन टाइम देख लोगे तो आप परेशान हो जाओगे। लेकिन ऐसा मत कीजिए, आपके माँ बाप पर आप पर भरोसा है कि मेरा बच्चे भैया पढ़ लिख कर काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहा है। आपके माँ बाप पैसे लगा रहे हैं स्कूल में, आपको गवर्नमेंट स्कूल में ना करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो अच्छे से मेहनत कीजिए। उनके भी सपने हैं कि भैया आप पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बने, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया स्टूडेंट, ठीक है। मोटिवेशन मैंने थोड़ा आपको दे दिया है, ठीक है। तो इसको दिल पर मत लीजिएगा, ठीक है। कोई भी बात मेरी बुरा लगे तो उसको दिल पर प्लीज़ मत लीजिएगा, ठीक है। मैं आप सभी के लिए भला ही सोचता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ इकोनॉमिक्स में, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, फिर भी मैंने इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो देखिए उत्तर है, इतिहास में महामंदी, भीषण मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। क्या नाम था भैया? द ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1939 के नाम से जानी जाने वाली ये घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाया कि उससे उभरने में कई साल लग गए। उससे उभरने यानी उससे बाहर निकलने में कई साल लग गए। जिस तरह से एक लड़का लड़की का ब्रेकअप हो जाता है तो लड़के को भैया उससे उभरने में क्या है काफ़ी टाइम होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपका भी हुआ है। देखिए इन सब चक्करों में पड़ेंगे तो बाबू बर्बाद हो जाएंगे। ये सब चक्करों में मत पड़िए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और अपना गोल एक डिसाइड कर लीजिए कि हमें पढ़ लिख कर ये चीज़ें करनी है, ठीक है। कोई भी होता सकता है गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस करना या कोई भी दुकान वगैरह खोलना, तो एक उस पर ध्यान दीजिए। इस सब चीज़ों से आप अलग हो जाइए, ठीक है। इन सब चीज़ों से अलग हो जाएंगे, ये सब टाइम वेस्ट करना होता है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाया कि उससे उभरने में कई साल लग गए। विश्व के आधुनिक इतिहास में ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मंदी थी। इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में शेयर बाजार के धाराशाही होने के कारण हुई। अधिकतर लोगों अपने खर्चों को सीमित कर देने के, यहाँ पर देखिए ये ना है, देने के कारण मांग प्रभावित हुई। अमेरिका में 1929 में और 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई, ठीक है। यानी अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर पहले 3% थी, यानी 30 नहीं 3% थी, लेकिन बढ़कर 25% हो गई। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसमें समझा दूं। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्वव्यापी महामंदी का एक प्रकार से शुरुआत कब हुआ, ठीक है। ये मंदी की शुरुआत कब हुआ? तो 29 अक्टूबर 1929 को शुरुआत हुआ था। बहुविकल्पी में 1 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। मैंने काफ़ी बार आप सभी को बताया भी है, ठीक है। कहाँ से शुरुआत हुआ? अमेरिका के शेयर बाजार में, ठीक है। अमेरिका काफ़ी ज़्यादा है और इससे पूरे देश पर प्रभाव देखने को मिला और अभी भी उससे उभरने में काफ़ी साल लग गए हैं। इससे उभरने में काफ़ी साल लग गए हैं और इस घटना ने पूरी दुनिया में कहर मचाया था, ठीक है। तो 1929 की महामंदी के बारे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने बता दिया आपको बाकायदा कि होता क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है सरकारी बजट का। यहाँ पर देखिए जो सरकारी बजट है इसके देखिए सरकारी बजट का क्या महत्व है इसके बारे में बताइए। हमें महत्व बताना है कि भैया सरकारी बजट का ये महत्व होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट बजट को क्या कहते हैं भैया? बजट ही कहते हैं ना, गवर्नमेंट बजट। हाँ देखिए
उत्तर है सबसे पहला है ये सरकार की राजकोषीय नीति को प्रतिबिंबित क्या है प्रतिबिंबित करता है। ये देश की समृद्धि तथा विकास की गति को मार्ग देता है। ये स्पष्ट करता है कि कैसे सरकार देश के संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट इसमें ये प्राथमिक घाटे को प्रतिबिंबित करता है और ये सभी घाटे मिलकर देश में वित्तीय अनुशासन की मात्रा को बताते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें सरकारी बजट राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अक्सर इसका उपयोग देश में स्फीतिक या अस्फीतिक अंतराल की स्थितियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक करने के लिए इसको किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि सरकारी बजट का महत्व बताइए। तो मैंने क्या है 3 पॉइंट में आप लोगों को सरकारी बजट का महत्व बता दिया है कि भैया ये 3 पॉइंट आप लोग बताएंगे और 3 पॉइंट के थ्रू आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो सरकारी बजट का पूरा वसूल हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। और 6 नंबर भैया एग्जामिनर खुश होकर, क्योंकि आपने प्रश्न का उत्तर दिया है तो खुश होगा या नहीं होगा, लेकिन 6 नंबर आपको देगा। ठीक है, तो जो हमारा सरकारी बजट था वो क्या था, आप लोग यहाँ पर वीडियो को रोककर समझ सकते हैं। 3 पॉइंट में मैंने बताया है सरकारी बजट के बारे में। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। पूंजीवादी की बात हो रही है, इसकी अर्थव्यवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ये क्या है, तो देखिए उत्तर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है, निम्नलिखित पॉइंट में बताया गया है। और ऐसे ही आप लोगों को कॉपी में लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ही लिखने चले जाइए पॉइंट के हिसाब से 1 2 3 4 लिखकर ऐसे लिखते चले जाइए, ऐसा नहीं करना है। ऐसे लिखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट इसमें भूमि तथा पूंजी का निजी स्वामित्व, भूमि तथा जो पूंजी इसका निजी स्वामित्व। दूसरा है लाभ अर्जन की एकमात्र उद्देश्य होता है, लाभ अर्जन का इसमें एकमात्र उद्देश्य होता है। और तीसरा है मांग एवं पूर्ति की बाजार की स्वतंत्र दशाएं, मांग एवं पूर्ति की बाजार की स्वतंत्र दशाएं। और चौथा है सरकार अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय, विकास तथा स्थिरता का ध्यान रखती है। ठीक है, तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण जो विशेषताएं में शामिल हैं वो कुछ इस तरह से हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है बाकायदा। यहाँ पर देख सकते हैं 4 तरह से बताए गए हैं। ठीक है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बैकग्राउंड में काफ़ी जो है डॉग की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। दिन में बनाता हूँ, दिन में भी वो काफ़ी शोर शराबा रहता है, और रात में भी कीड़े मकोड़े और जो डॉग वगैरह हो ये क्या है आवाज़ करते रहते हैं। तो कितना भी कर लो क्या है, एक प्रकार से प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम आती जाती है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से इसमें भी आप लोग देख लीजिए, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्याशित निवेश और अर्थात निवेश क्या है, अंतर बताइए अर्थात निवेश और प्रत्याशित निवेश में। तो देखिए प्रत्याशित निवेश में देखिए कि सबसे पहला इसमें है कि ये निवेश और यानी हमें क्या बताना, अंतर यानी डिफरेंस बताना। तो पहले प्रत्याशित निवेश का हम देख लेते हैं। देखिए ये निवेश और वांछित स्तर को व्यक्त करता है, वांछित स्तर को क्या करता है, ये निवेश व्यक्त करता है। दूसरा है एक लेखा वर्ष के दौरान प्रत्याशित निवेश प्रत्याशित बचत के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, और तीसरा है यहाँ पर देखिए, तीसरा है आय का संतुलन स्तर वहाँ निर्धारित होता है जहाँ प्रत्याशित निवेश प्रत्याशित बचत होता है। ठीक है, तो ये प्रत्याशित बचत के बारे में आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं ये अर्थात निवेश में क्या है। देखिए ये निवेश के प्राप्त स्तर को व्यक्त करता है। यहाँ पर क्या था, प्राप्त स्तर को व्यक्त करता है, यहाँ पर वांछित स्तर को व्यक्त करता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। दूसरा है ये एक लेखा वर्ष के दौरान निवेश सदा अर्थात के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा है अर्थात निवेश आय के संतुलन स्तर के निर्धारण में कोई उपयुक्तता नहीं रखता, इसमें कोई भी उपयुक्तता नहीं रखता, जो कि अर्थात निवेश में है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर।
ठीक है। और जो इसमें बताया गया था कि प्रत्याशित निवेश क्या होता है, ठीक है, प्रत्याशित निवेश और अर्थात निवेश मैंने बता दिया आप लोगों को, इसका इसमें बेसिकली अंतर ही बताना था और अंतर मैंने बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझना है आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रेटन वुड्स प्रणाली को लिखिए। भैया ब्रेटन वुड्स की प्रणाली को हमें लिखना है, तो उत्तर देखिए, ब्रेटन वुड्स प्रणाली वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की स्थापना के साथ ही स्थिर विनिमय दर प्रणाली की पुनर्स्थापना भी की गई। इस प्रणाली के द्वारा राष्ट्रीय करेंसी को परिवर्तन करने के साथ ही डॉलर को विनिमय दर के केंद्र के रूप में अपनाया गया। इस प्रणाली में अमेरिकी डॉलर का एक निश्चित मूल्य पर क्या है, स्वर्णमान निर्धारित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि जो ब्रेटन वुड्स का प्रणाली है वो किस तरह से है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली को लिखा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन था, टोटल 6 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, तो 6 क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया, तो 36 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और इन सभी क्वेश्चंस को टिक लगा लीजिएगा बुक में, क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए देख ले, मैं इसलिए कह रहा हूँ लिखने के लिए स्टूडेंट, मैं आपको ये रीज़न बता दूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक या बुक में इसका आंसर बहुत बड़े बड़े में दिया होता है, इतना तो आपको लिखना नहीं होता है, लेकिन मैंने जिस तरह से इसमें बताया इसी तरीके से आपको कॉपी में लिखना होता है। अब हम बात कर लेते हैं विस्तृत उत्तरीय का। अभी तक मैंने मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को बता दिया, केवल विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को नहीं बताया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, बजट रेखा क्या है, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। हमें भैया बजट रेखा के बारे में समझाना है एक उदाहरण और चित्र की सहायता से, ये सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, किन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, इसके पूर्ण रोजगार सिद्धांत को समझाना है। और तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि समस्त अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो आपका 10-10 नंबर का होता है, यानी 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 30 नंबर आपको हर एक प्रश्न पर 10 नंबर दिया जाएगा, तो 30 नंबर आपका तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा स्टूडेंट। इसका आंसर आपको बुक में मिलेगा, तो अभी तैयार कर लीजिए या क्वेश्चन बैंक में देख कर टिक लगा कर क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर प्राप्त करना है आपको इकोनॉमिक्स में, तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारा मॉडल पेपर से खासकर इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए थे, मैंने सभी को बता दिया है, बाकायदा मैंने सभी का आंसर भी आप लोगों को दिया है, केवल विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को छोड़कर। उसका मैं आंसर देता स्टूडेंट तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं 30 मिनट से अधिक का वीडियो हो चुका है। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, 1 ही सेकंड लगेगा। मिलते हैं स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ।